थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारी फिल्मों के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो अगर आपकी जुबानी अगर फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहें सर। ये फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। इट्स ओके ना इफ आई डू इन हिंदी, राइट? या सो असम की एक घटना है जो असम को छोड़ के शायद बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जिसे मीडिया सीक्रेट किलिंग नाम से जानते हैं। सीक्रेट किलिंग कहते हैं उसको, जब कुछ अननोन असाइलेंस रात में घरों में घुस के निरत्ते लोगों को मार देते थे। उसके बाद में बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन थे, क्यों मारते थे, और जिनको भी मारा जाता था उनका एक कनेक्शन होता था एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और क्योंकि उनका एक कनेक्शन है तो फैमिली को ही वाइप आउट कर दिया जाता था। तो ये फिल्म उसी डार्क चैप्टर को दर्शाता है, जहाँ पे मेरा जो मेन किरदार है एक यंग बॉय विथ लॉट ऑफ होप्स एंड ड्रीम, जो बाहर पढ़ाई करता है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है, एक हैज़ अ ड्रीम जिसका नाम निर्भय है, जो अनुराग सिन्हा प्ले कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के दौरान उसका पूरा जीवन, पूरा ड्रीम, एवरीथिंग चेंजेस। एंड मैं बेसिकली दिखाना चाहता था कि किसी भी तरीके का वायलेंस अंत में खराबी होता है। सो द फिल्म इज़ बेसिकली गिविंग अ मैसेज दैट एनी काइंड ऑफ वायलेंस फॉर एनी रीज़न फाइनली इज़ फ्यूटाइल। एंड वी होप दैट ये फिल्म देख के सिर्फ मैं इसे ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया के लिए, ये फिल्म एक्चुअली पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ही है, बिकॉज ऐसी कोई भी वायलेंट चीज़ें जब होती है, वी शुड नो, वी शुड टेल दो स्टोरीज, वी शुड रिमेंबर दोज बैड टाइम्स सो दैट वी नेवर रिपीट दैट अगेन। जहाँ तक हम लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक एक करके किरदार के बारे में अगर एक्टर्स बता पाए। हाँ, तो मेरे सबसे मेन किरदार अनुराग जी है, अनुराग सिन्हा। तो अनुराग, आप बता सकते हैं आप किरदार के बारे में? Yes, I would also like to talk about the film, like briefly, and then about my role. So for me, it is a true and an unheard story of pain and suffering which happened in Assam to the people at the behest of impolitic motives of some people, right? Shadow Assassins is a story which is of pain, which is still embedded in the hearts of the people. And the very fact that it is seeing light and coming out, that it is only going to bring in a lot of peace in their hearts. So for me, it would be like a one last appeal on behalf of those families and those who have lost their lives. I think it's a very meaningful film of our times. It is going to appeal to your heart and only engender hope and aspirations in your life. So when I started the film, it was a very, very honest start. Right from the start, we have because the story is a true story, so we have made sure that our commitment towards it, the entire team has been very, very honest about it, and I have really enjoyed going through this entire journey, expanding my possibilities as an actor, and understanding the social environment of Assam, the people, trying to mold myself, and I'm sure all of us, all the actors, tribulations that those people must have faced at that time. And I hope that you all are able to relate to it and connect to it. I just want to thank Nilanjanda, who has given all of us that space and freedom to express ourselves the way we want. Of course, being in the script and according to the script and the storyline, and that shows that he's a very seasoned and a very sensitive filmmaker who has got complete command over what he does, and this is why he allows his actors and the entire technical team to express their creative capacity at ease, and that will be seen in the film when you will see the film. And I have really enjoyed being in this, and it's my honest attempt, and I hope and I wish, pray that you all like it. Sir? मेरे लिए इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा जो मोटिव था या सबसे बड़ा जो एक्साइटिंग फैक्टर था वो ये था कि वायलेंस के बारे में, जैसे इन्होंने बताया सर ने, कि वायलेंस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो एक्टिवली उसका पार्ट नहीं है।
तो शैडो असेसिन्स की जो कहानी है उसमें जो दिल को छूने वाली बात है वो यही है कि वो फैमिलीज अफेक्टेड हो गई जो डायरेक्टली इससे कोई लेना देना है ही नहीं, एंड दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। मतलब हम अपनी देश की या दुनिया की सिस्टम देखें तो जो डिसीजंस मेकर हैं उनसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कॉमन लोग हैं वो होते हैं। तो वो बात मेरे दिल में बैठी। दूसरी बात कि ये फिल्म आसाम के बारे में है लेकिन एसमीज़ में नहीं है, इट्स इन हिंदी, सो इट्स अ लोकल फिल्म टेलिंग अ ग्लोबल स्टोरी विच मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। थर्डली आई एम प्लेइंग अनुराग्स एल्डर ब्रदर। तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि जिसको सब मालूम है कि क्या चल रहा है परिवार में, लेकिन वो अपने डर को फैमिली तक ट्रांसलेट नहीं होने देता है, वो अपने तक रखता है। वो कैरेक्टर का जो यूनिकनेस था या यूएसपी था उसने मुझे बहुत एक्साइट किया। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज शूटिंग इन आसाम। आसाम मुझे वैसे ही कॉलेज के टाइम से बहुत मेरे दिल के करीब है। मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग मी टू आसाम एंड पेइंग एज वेल। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जर्नी रही इनफैक्ट। आप बताइए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर साहब नीलांजन सर, अनुराग सर। मैं इतना हैप्पी, इतना खुश, मैं जितना भी अब तक ये काम किया हूँ, हालांकि मेरा अनुभव अभी बहुत कम है, इतना काम नहीं किया हूँ मैं, बट पहली बार ऐसा मुझे लगा कि मैं कूल, इतना शांत और इतना अच्छे तरह से काम कर पाया आसाम में जाकर। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ चिन्मय का। चिन्मय करने से पहले एक बड़े महान कलाकार थे हमारे बीच, ब्रह्मा मिश्रा साहब, जो कि इस कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो, और शूटिंग से कुछ दिन पहले उनकी निहांत हो जाती है। तो हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे ईश्वर। बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे टीम, मनोज सर, कि मुझे इतनी खूबसूरत टीम के साथ काम करने का अवसर मिला। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। मेरा किरदार है अनुराग की मम्मी का, जो मेरी फैमिली का बेटा, बड़ा बेटा वो है, छोटा बेटा ये है। ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है क्योंकि वो दूर पढ़ता है, पूना में पढ़ता है, आसाम से दूर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये। और ये जब सीन्स होता है कि ये आता है घर पे, फिर मैं उसके लिए स्वेटर बुनती हूँ, खाना बना, इसकी फेवरेट फूड बनाती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसके साथ। जब इसको जब लेके जाते हैं पुलिस, जो भी सीन्स होता है, हाँ, तो जो ये इमोशंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर है। बहुत लंबा रोल नहीं है, बहुत छोटा रोल है, सीन्स भी कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे करके ये इनके साथ, सबके साथ, और डायरेक्टर सर मैं भी NSD से ही हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1994 बैच की। मैं बेसिकली आसाम से हूँ लेकिन रहती हूँ मुंबई में। तो मनोज ने जब मुझे बोला कि कास्टिंग के लिए आपको हम सोच रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। फिर स्क्रिप्ट भी भेज दिया, पढ़ लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, जिस तरीके से लिखा इन्होंने, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया चीज़ें। ज़रूरी है ये जानना, ज़रूरी है क्या घटा था उस टाइम पे। उस टाइम कितनी सदमा पहुंचते थे लोगों को, लोकल लोगों को, या जो फैमिली में होता था उनकी फैमिली में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट किया था रोल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। तो जी क्या कहना चाहेंगे फिल्म के साथ जुड़ के, कैसा लगा? आप यहाँ देंगे सर, मैम सर यहाँ देंगे। हाँ जी, सर को भी आगे करना। हाँ सर के सर आप भी आइए, अभी आगे आ जाते हैं ना। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे किरदार जैसे मैंने कहा कि एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वो कास्टिंग डायरेक्टर भी है फिर। जी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। राकेश भाई हैं, अनुराग हैं, हेमंत जी हैं, रोहित है, सब इतने कमाल के आपको एक्टर्स, ये ट्रेंड एक्टर्स जिनका काम इतना कमाल का है, वो सब कैसे एक जगह पर आप लेके आ पाए?
क्योंकि उसके लिए सबसे पहले क्लोज थी। कांग्रेचुलेशन, Thank बहुत you. अच्छी कास्टिंग की आपने। थैंक यू सो मच। जब दादा ने बोला कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसमें वो बैलेंस होनी चाहिए कि बॉम्बे के एक्टर्स भी आएंगे और असम के एक्टर्स भी रहेंगे, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, कि ऐसा ना लगे कि ये लोग बाहर से हों, लोग असम के एक्टर्स हैं और ये सारे बहुत मंजे हुए एक्टर्स हैं इनके साथ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ और थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन सबको मैंने परफॉर्म करते हुए फिल्म्स में, थिएटर्स में देखे हैं पहले। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कैरेक्टर्स दिखाई दिए और सब ने मैंने बहुत कम एक्टर्स को अप्रोच किया था सारे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सबने एक्सेप्ट किया जो भी रोल्स, एंड बहुत अच्छी तरीके से सबने निभाया है। तो थैंक यू ऑल माय कास्ट। एंड अगर क्योंकि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फिल्म में कर रहा हूँ, मेरे लिए इस फिल्म में जुड़ने का सबसे बड़ी मकसद ये था कि बचपन में जो ये घटनाएं मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने देखा है, और इसको सिनेमा के ज़रिए असम के बाहर और पूरी दुनिया में ये कहानी बताने का जो एक अंदर एक था, तो ये जब निरंजना ने बोला कि इस सब्जेक्ट पे, इस ट्रू इवेंट में मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और पूरे इंडिया में ये रिलीज़ हो रही है, तो आई होप जो रेस्ट ऑफ इंडिया रिलेट कर पाएगी और महसूस कर पाएगी क्या क्या गुजरा था उस समय असम के लोगों में। और जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी वायलेंस जो होता है ना, वो सेंसलेस होता है आखिर में, और इन घटनाओं को इसलिए हमें याद रखना चाहिए, इन घटनाओं के बारे में हमें ये कहानियाँ हमें इसलिए कहनी चाहिए, क्योंकि ये कहने का कारण ये है कि ये समझना कि ये दोबारा ना हो। और अगर मैं अपनी किरदार की बात करूँ तो यही उसका भी एक वैसा ही, जैसे इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट फैमिली के साथ जो हुआ है घटना, इसके साथ भी वही हुआ है, इसके फैमिली के साथ भी वही हुआ है, तो वो उसी दौर से ये कैरेक्टर गुजरा है। तो बहुत ही मेरे लिए ये इमोशनल एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट का भी था। तो आई होप everyone like the film when it comes up. Thank you. सर आपने तो नीलांजन दा को थैंक यू, और मनोज को, पूरी टीम को, कि हम सब लोग इस फिल्म का हिस्सा बन पाए। देखिए, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई ऐसी जिम्मेदार फिल्म कही जा रही हो तो उसमें भी अगर उसको शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि हम सब के सामने जितने हम एक्टर्स हैं, कमर्शियल फिल्म्स ऐसी आती हैं जो कि चाहे वेब सीरीज़ हो या कुछ भी काम हो, तो जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब कोई एक ऐसी जिम्मेदार फिल्म बनाने की कोशिश करे तो हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि हम सब जुड़ें और अपना बेस्ट उसको दे सकें। तो जब ये स्क्रिप्ट मनोज ने भेजी थी तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था कि एक ऐसा सिनेमा बनने जा रहा है जिसका मुझे हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत ही इमीडिएट चीज़ें हुई दोनों तरफ से, और ये फिल्म मेरे खाते में आई, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो किरदार की बात है तो देख रहे हैं कि भाई हैं, माँ है, बेटा है, दोस्त है, तो मैं इसमें एक सिस्टम हूँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। उस सिस्टम का फेस हूँ मैं, जिसको फेस इस फैमिली को करना होता है। और जब किसी एक पावरफुल जगह से कोई सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है तो वो सिस्टम ना चाहते हुए भी किस तरीके से काम करता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो उनके हाथ में, हमारे सिस्टम के हाथ में कुछ होता नहीं है, हर एक का एक चेन बनी हुई है जहाँ से वो जाकर के ऑपरेट होता है और वो चीज़ें टैकल की जाती हैं। तो बाकी ज़्यादा ना बताते हुए यही है मेरे किरदार के बारे में, ताकि आप जब फिल्म देखें तो आपको वो सरप्राइज़ मिले और साथ ही साथ वो सरप्राइजिंग शॉक मिले जो
आपको सोचने के लिए मजबूर करे, जिस वजह से दादा ने ये फिल्म बनाने की सोची। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन सका। निरंजन दा, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अनहर्ड स्टोरी है, तो इसके लिए क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, और आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर नहीं होगी, तो अगर आपकी रिसर्च के बारे में बताएं इस फिल्म को लेकर। एक चीज़ और जोड़ेंगे उसमें कि क्या आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट आने से लीवरेज मिला आपको इस तरह की फिल्म बनाने में आसाम में? आसाम में गवर्नमेंट, जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले बहुत सी सरकारें आई, लेकिन इस तरह का लीवरेज मिल नहीं पाया कि आप इस तरह के सिनेमा को दिखा सकें। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है फिल्म इस समय को लाने का? हाँ, अभी असम का स्थिति बहुत ही बेहतर है और असम का सरकार अभी, इवन जो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी इस घटना के बारे में पता है, उन्हें भी इस घटना के बारे में उन्होंने बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें भी दुख है इस घटना को लेकर। एक्चुअली असम के जितने लोग हैं सभी को इस घटना से इट्स लाइक अ डार्क चैप्टर। जहाँ तक मेरा कहना, मैं असम से हूँ और मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हूँ। इससे पहले मुझे 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। फिर ये फिल्म जब मैं बनाने के लिए सोचा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि क्योंकि मैं असम से हूँ और मैं पूना में पढ़ाई करता था, मैं बहुत क्लोजली ये घटना घटते हुए देखा हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये घटा है। तो मैं सालों से चाहता था कि इस पर मैं कभी एक फिल्म बनाऊँ, पर क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा अलग है, इसको बनाने में ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज था, फाइनेंस लाने में डिफ़िकल्टीज था, पर ये मैं रिसर्च के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये रिसर्च करीब मैं 2004 से किए जा रहा हूँ। इस फिल्म के पीछे जो मेन मैंने चीज़ें दिखाया है या दर्शाया है, फिक्शनल डिपिक्शन है। ये जस्टिस के एन शोकिया करके एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे, जिन्होंने इसके ऊपर एक इंक्वायरी किया था। उस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट को लेके ही मैंने ये पूरा फिल्म को मेनली रिसर्च किया। इस घटना के ऊपर एक किताब भी है जिसका नाम है सीक्रेट किलिंग ऑफ असम, वो भी मैंने पढ़ी। और न्यूज़पेपर मेरा रिसर्च का सबसे बड़ा, आप फिल्म भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर ने ही एक टर्म कॉइन किया था, सीक्रेट किलिंग्स। तो उसी से मेरा रिसर्च है। एंड क्योंकि मैं बहुत लोगों को बहुत करीब से जानता था, तो मुझे पता था एग्जैक्टली अंदर में क्या हो रहा था। पर एक चीज़ मैं जानबूझ के कहना चाहता था कि फिल्म का नाम शैडो असैसिन्स है, क्योंकि जस्टिस के एन शोकिया रिपोर्ट भी 2018 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सो जो भी जस्टिस के एन शोकिया रिपोर्ट ने भी बोला था, वो भी आज के डेट में खारिज है। सो कौन है वो मिस्ट्री रहेगी। तो इसलिए मेरा फिल्म का नाम भी शैडो असैसिन है। और मैं इसलिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। हम सबको पता है क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, पर कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता कि इसलिए हो रहा था और ये कर रहे हैं। इसलिए फिल्म का नाम भी शैडो असैसिन है। निरंजन का जो ट्रेलर हम लोग देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहा था। अभी एक में सरप्रोश आई या फिर रिसेंटली हैदर आई, इवन ब्लैक एंड वाइट फॉर दैट, हर चीज़ के एलिमेंट उसमें नजर आ रहे थे। तो एज अ फिल्म मेकर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस तरह का कंसेप्ट जब सब्जेक्ट आता है ईजी होता है फिल्म मेकर की कि यार ऐसे कुछ बना दें और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जो आप दिखाना चाहते हैं, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट वर्क्स आउट फॉर द ऑडियंस, स्पेशली इन हिंदी सब्जेक्ट। Yes, a film like this, I will say, is not easy at all, because it is difficult, because I am trying to encompass a lot of a long period of time in 2 hours with a lot of emotion, a lot of suppressed emotion that I wanted to show. So like the character that Hemanji is playing is actually a character who knows everything, yet he is a control character, because he wants that he is in Assam and his brother who is studying out in Pune, Nirbhay, doesn't get sucked into it. Now to get into that, another important character which is completely fictionalized but becomes very important for me is the character that Mishti plays. Now he is already pursuing his dream and she wants to pursue her dream. So she also wants to come out. So असम में 1998 से लेके आप अगर देखेंगे, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब हम स्टूडेंट थे, ज़्यादातर हम लोग असम छोड़ के बाहर आ जाते थे। आइदर हम दिल्ली में आ जाते थे या पुणे आते थे पढ़ाई करने। उसका मेन रीज़न ये था कि उस समय माहौल अच्छा नहीं था। अब वैसा नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये
फिल्म बनाते टाइम मेरे को द डिफिकल्टी वाज टू हाउ टू स्ट्रक्चर इट, बिकॉज आई एम फॉलोइंग 4 years 1998 to 2001. सो ये एक थोड़ा स्ट्रक्चरल प्ले है फिल्म में. सो इट हैज़ अ स्ट्रक्चरल प्ले, लीनियर नहीं है कि अब शुरू हुआ और ख़त्म जैसे नॉर्मल कहानी होता है, वैसा नहीं है. बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चरल भी नहीं है जैसे कौन सा फिल्म है, मेमेंटो जैसा, वैसा भी कुछ, या गजनी जैसा, या इंसेप्शन जैसा, बट एक स्ट्रक्चरल प्ले है. अनुराग भाई, ऑल्सो फॉर यू, आई मीन बहुत कम प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखते हैं क्योंकि मेरी सिलेक्टिव की कुछ खास सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप वर्कआउट करें, या इसमें भी क्या कुछ आपके तरफ से किस तरह की एक्टिविटी? So I have see, the thing is that if I like the story, if I like my role in the script, then I take it, right? In this film especially, I am very much moved by the honesty of the script of a director, and I absolutely relate to the kind of journey these people must have had at that time. So there is a journey of Nirbhaya, transformation of a young man to a rebellion, right? And how his life is affected, how his family is affected, how how he's interacting with different elements of the society. So all of that is, for me as an actor, is a point where I can really bring on my work into the film, and this gives me an opportunity to be a part of it. And it is a true story, and I relate it from my heart, and I would do anything to be a part of a cinema like this. As I said, it's a meaningful film. It's an important film of our times now. Not that I have got no any less love for masala entertainers, but this makes sense. People of this country should watch it and should know about it. And as I said, that the very fact that it is coming out, it will bring in a lot of peace in the hearts of people. That there was something that has happened in our lives and nobody spoke about it. The entire country does not know about it. Now through this film, at least people know about it, that what has happened, and that is one of the reasons which moves me as an actor and makes it more very profoundly intriguing for me to be a part of it. जी, आपसे सवाल है डायरेक्टर साहब, फिल्म को किस तरह से आप आगे लेकर जा रहे हो, स्पेशली आसाम में क्या इसे टेक्स्ट करने की भी कुछ सोच रहे हैं आप, या फिर लोकल लैंग्वेज में भी फिल्म रिलीज करने के लिए भी सबटाइटल के साथ सोच रहे हैं सब कुछ? हाँ, असम का एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि असम के लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, और मैं इस फिल्म को असमीज में नहीं बनाने का मेन कारण ये था कि असम का घटना को मैं असम तक सीमित नहीं रखना चाहता था कि पूरा देश देखे, और असम के लोग हिंदी फिल्म देखते हैं, पूरा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. तो इसलिए, और ये स्टोरी क्योंकि उनकी है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि असम के लोग तो इसे पसंद करेंगे. मैं आशा करता हूँ कि देश के लोग भी इस फिल्म को पसंद करेंगे, क्योंकि इसे एक इमोशनल कनेक्ट है जो हर कोई उससे जूझ सकते हैं. और टैक्स फ्री का जो आपने पूछा, तो जहाँ तक मुझे मालूम है असम में एंटरटेनमेंट टैक्स है नहीं. तो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स है नहीं, तो एनीवे सारे फिल्म में टैक्स फ्री है. सर, मेरा ही सवाल आपसे है, जैसा मैंने ट्रेलर देखा, क्या मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि उल्फा जो उग्रवादी संगठन है और सरकार के जो अफसर है उसके बीच की ये जो लड़ाइयाँ हैं वो आप दिखाना चाह रहे हैं? मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक ऐसी लड़ाई है कि जो एक उग्रवादी संगठन जिसका आपने नाम लिया, उसी संगठन के कुछ लोग सरेंडर कर लिए थे और वो और एक गुट बन गए थे. इन दो गुटों की लड़ाई थी, जहाँ पे कहीं पे सिस्टम भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, और मैं वही दर्शा रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मैं नहीं बता सकता कि किसने किया. And you must watch the film for that. Yes. I will say, wait and watch the film. हेमंत जी, आपसे एक सवाल है कि आपको लगता है कि अभी हाल में एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स और इस फिल्म को, ये भी उसी तरह का सिनेमा है, तो क्या आप कनेक्शन पाते हैं दोनों फिल्मों के बीच? मुझे देखो, कश्मीर फाइल्स ना एक इट वाज टॉकिंग अबाउट एट्रोसिटीज ऑन वन कम्युनिटी, वन काइंड ऑफ पीपल. यहाँ पे वो इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट ऑर्डिनरी पीपल जिनकी फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे रादर इन सम एक्टिविटीज़ विच आर वायलेंट. तो दोनों फिल्मों के बीच में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कनेक्ट है. एक ही कनेक्ट है कि एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर हो रही है जो कि पार्ट नहीं है उस वायलेंस का या वो कॉन्फ्लिक्ट
ग्रुप्स का। तो ये एक मात्र कनेक्ट है, बाकी और कश्मीर फाइल्स का और इस फिल्म के सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे कनेक्ट दिखाई नहीं आता। आपका क्या थॉट प्रोसेस था जब ये फिल्म आपके पास आई? मैंने जैसे पहले बताया, ये फिल्म जब मेरे पास आई तो सबसे पहले जो बात मुझे जो हमेशा एज एन आर्टिस्ट हमेशा जो एक्साइट करती है वो ये करती है कि ये चीज़ दिल को कितना छू रही है। तो मान लीजिए कि मैं गुजराती परिवार से हूँ, मेरी फैमिली का कोई बंदा पास्ट में कहीं पे इन्वॉल्व था और मेरी फैमिली को आकर मार दिया जाए, तो अगर ये कहानी मैं सुनूंगा या कोई और सुनेगा तो उसको कितना दर्द होगा। यही दर्द मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए समझ में आया कि निर्भय हो गया या उसका भाई हो गया या माँ हो गई, उनका तो इन घटनाओं से कोई लेना देना है ही नहीं, एक्सेप्ट दैट दे बिलोंग टू आसाम। उसके अलावा वो एक्टिवली कभी इन्वॉल्व हुए ही नहीं, बल्कि वो तो भाग रहे हैं इससे, और उसमें उनको सक इन कर लिया जाता है, जिसमें फायदा किसी और को ही हो रहा है, या तो सिस्टम को हो रहा है, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हो रहा है, या उन ग्रुप्स को हो रहा है जो वायलेंस के थ्रू अपना मोटिव क्लियर करना चाह रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है और वो सक्ड इन हो जाते हैं और वो किस तरह से किसी ड्रीम को तोड़ देते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग फैक्टर था। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि वो स्ट्रक्चरली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, तो वो एक्साइट किया। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे गुजराती एक फिल्म आई थी हिल्लारो, ठीक है, लेकिन गुजराती फिल्म, उस हिल्लारो फिल्म का सब्जेक्ट यूनिवर्सल था। क्या सब्जेक्ट था उसका? कि औरतों को भी एक वेंट आउट चाहिए जहाँ पे आकर वो अपनी सीमाओं को तोड़ के आगे निकल जाए। वैसे ही ये भी यूनिवर्सल बात है कि आज जो गाजा में हो रहा है या जो रेफ्यूजीज के साथ हो रहा है, वो या कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हुआ था, तो वो जो वायलेंस कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो अफेक्टेड हो रहा है। वो यूनिवर्सल बात इस फिल्म की है कि जिनका इस वायलेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अफेक्टेड हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी पूरी टर्न अराउंड हो जाती है। दैट इज़ द थिंग दैट ग्रैब्ड माई अटेंशन एंड ऑफ कोर्स द ऑनेस्टी। हाँ, एक और चीज़ है कि दिल्ली को ज़्यादा ध्यान नहीं होता था नॉर्थ ईस्ट का। आपको लगता है अब नॉर्थ ईस्ट नेशनल पटल पे आ गया है? बहुत आ गया है, बहुत अच्छी तरह से आ गया है। जैसे अभी मोदी साहब ने नागालैंड में जाके एक एयर स्ट्रिप का वो किया, इनॉग्रेशन किया, और वो एक जगह है ना जो सिर्फ वो कहते हैं कि 27 या 28 किलोमीटर का लैंड चिकन्स नेक, हाँ चिकन्स नेक है, जिससे वो एक्चुअली क्या है कि हम कितनी भी तरीके से ये बात कर ले कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार है या सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन एक जियोग्राफिकली भी वो जगह थोड़ी सी कटी हुई थी ही। लेकिन चूंकि अब विस्तार हो रहा है, अब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ भी पहुँच रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आप राजस्थान के दूर दराज के इलाके में चले जाओ या गुजरात के दूर दराज के इलाकों में चले जाओ, वहाँ भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुँचा है ना। तो उसकी बात ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो एक कटा हुआ, जियोग्राफिकली भी कटा हुआ, कल्चरली भी थोड़ा सा पूर्वोत्तर की तरफ का कल्चर है, तो वो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मुझे याद है मैं 2003 से आसाम जा रहा हूँ और तब से लेकर अब तक एक बहुत ही ह्यूज चेंज ओवर है जो कि नज़र आ रहा है, और बहुत ही अच्छा है। अगर देश के सारे हिस्से एक साथ मिलकर हम लोग जी पाए तो इससे खूबसूरत देश कौन सा हो सकता है। एंड आर्ट ब्लर्स द लाइंस, जब आप इस सिनेमा के जरिए भी ये बहुत कम होता है। जैसे ये फिल्म हिंदी में बनी है तो असम को लोग जान पाएंगे और ज़्यादा जान पाएंगे। सो सिनेमा ऑल्सो हेल्प्स। आखिर में राकेश भाई, अनुराग, हेमंत जी, सबसे आपसे एक सवाल ये, आप लोग कॉमर्शियल फिल्म्स का भी हिस्सा रहे हैं और ऐसे सिनेमा का कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का भी हिस्सा है। एक तो डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, बड़े प्रोडक्शन हाउस जो बोलते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं सिनेमा, मूवी, हम सोसाइटी का आईना है, वो क्यों नहीं ऐसी फिल्में बैकअप करते? और दूसरा, जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन सिर्फ आपका एक बिलीफ होता है आपके स्क्रिप्ट पे, आपके डायरेक्टर पे, अपनी टीम पे, उन कम रिसोर्सेज के साथ ऐसी फिल्म को कैसे आप लोग निभाते हैं? See, the only way for a cinema to work, for a script to work, according to me, is how honestly committed you are to it. So वो वाली बात है कि मैं अकेला ही निकला था
सफ़र पे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, तो वैसी वाली बात है। तो ये पूरा इट इज़ अबाउट योर विल, and I truly respect the will to make a film, whether it is a commercial film or but personally I do not segregate between commercial cinema and a cinema. For me it is cinema, and how true you are to it is what is important. So you can be true to your masala entertainer also, and like any other film, but if you are committed and if you know that this is a film that I want to make, and I'm true to what I want to express, then things happen, people come, and we can make a film and we can present a film like this. So my congratulations to the production house and Nilanjan Da for taking this courageous step and to get the story out and let all of us come together as a team and be a part of it. That's what I feel. And I must mention that this film is actually financed by 2 companies from Singapore. So it is very interesting, because I think this is from Singapore, the first Bollywood movie officially produced, financed. Nice. And तो ये तो कमर्शियल सिनेमा से बड़ा कमर्शियल हुआ, क्योंकि बाहर का पैसा यहाँ की इंडस्ट्री में लाया जा रहा है। Right. बट जो आपने सवाल पूछा ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है जो मसाला फिल्में बनाते हैं, वो ऐसी फिल्मों को क्यों बैक नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो हमारी ही सीरीज का डायलॉग था कि रिस्क है तो इश्क है ना। तो इतना बड़ा, जब इतने बड़े स्टार्स को, इतने बड़े क्रू को आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली सेफ गेम खेलना चाहते हो। ऐसे सब्जेक्ट्स जो क्या होता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फिल्म बनने से पहले कोई भी दुनिया का कोई माइका लाल पेपर पे लिख के दे सकता है कि दिस इज गोइंग टू वर्क। तो जो बड़े प्रोडक्शन, जो कमर्शियल फिल्में बनाई जाती है, उसमें एक तो ये चीज़ होती है कि गैलरी को, यानी कि ऑडियंसेस को हम एंटाइज कैसे करें और उनको एंटरटेन कैसे करें, क्योंकि जो फिल्म फैटर्निटी के लोग हैं उनके लिए फिल्म एक साइंस है, लेकिन जो ऑडियंस आ रही है उसके लिए 3 घंटे का एंटरटेनमेंट। तो वो 3 घंटे का एंटरटेनमेंट सैराट जैसा होगा या फिर वो किसी और रक्षाबंधन जैसा होगा, वो बाद में डिसाइड होता है। तो वो तब मान के चलते हैं कि अभी हमने इतना पैसा लगाया है, इतने स्टार्स, इतनी सारी चीज़ें, इतने रिसोर्सेस लगाए हैं, तो वो कम से कम रिटर्न आ जाए। तो इसलिए जब ऐसा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट बताने के लिए आपके अंदर एक तो करेज चाहिए, क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए करेज चाहिए ही चाहिए। हमको सब मशी चीज़ें दिखाई जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं, सीटी वीटी तालियां बजा के आ जाते हैं। लेकिन जो फिल्म आपके साथ रह जाए, फिल्म तो तब कहते हैं ना, बड़े फिल्म मेकर्स कहते हैं फिल्म तब शुरू होनी चाहिए जब वो ख़त्म हो जाए, तो आपके दिमाग में चले। ऐसी फिल्म बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा जो चल रहा है उससे हटके, अभी बहुत बायोग्राफीज ही बनती रहेगी, देखना अगले 3, 4, 5 साल तक, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता नया। जब कोई कुछ नया करेगा, जैसे आपको मैं 2-3 फिल्मों के एग्जाम्पल देता हूँ। सत्या जब आई थी तब सत्या जैसी फिल्में नहीं बन रही थी। जब दिल चाहता है आई थी तब दिल चाहता है जैसी फिल्में नहीं बन रही थी। तो जब कोई ऐसा काम करेगा, अब जब आप भेड़ चाल से हटके कुछ करने के लिए जाओगे तो जनता आपको रोकेगी, उसको कोई बैक नहीं करना चाहता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम हमारे देश के लोग नहीं, लेकिन बाहर से तो लोग बैक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय ऐसा आ चुका है जहां आदमी अपनी पूरी ब्रेवरी के साथ अपने ऊपर भरोसा करते हुए जो कहानी सुनाना चाहेगा, अगर उसमें दम है, वो दिल को छुएगी, तो वो कहानी लोगों तक पहुंचेगी किसी भी तरीके से। जैसे अपने पास ये इतना बड़ा जमतारा का एग्जाम्पल है, कौन था उसमें, कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या काम कर गया। जैसे स्कैम में हमको कौन जानता था, एंड इट वर्कड बिकॉज दैट स्टोरी वाज टोल्ड फ्रॉम हार्ट। सो मुझे लगता है कि एक जो सैराट एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बार बार कोट करता हूँ कि एक छोटे बजट में बनी हुई फिल्म कितना बड़ा कमर्शियल रिटर्न देकर गई। तो मुझे लगता है वो जब रास्ता चुनना चाहेगा तो इंडस्ट्री उसको बैक नहीं करेगी, लेकिन अगर आदमी टिका रहेगा तो हो तो जाएगा। तो हेमंत जी, लास्टली जाते आपका हंसल जी का और प्रतीक का कभी डिस्कशन होता था जब शुरू किया था कि इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहते? यार, जब स्कैम हम शूट कर रहे थे ना, ये सवाल मुझे कई बार पूछा गया है
और ये जब हमने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो हम जब भी किसी भी सेंसिबल एक्टर के पास, क्रिएटर के पास स्क्रिप्ट आती है ना, तो वो पढ़ के ही उसको समझ में आ जाता है कि ये कैसा है। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब लग रहा था बहुत ईमानदार है और कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस इतना ही पता था। बाकी हम सब डरे हुए थे, क्योंकि एक तो अगर आपको स्कैम ध्यान से देखो तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, मेकिंग ऑफ द स्कैम, और शूट भी वैसे हो रहा था। और जब आप कोई चीज़ हिट हो जाती है तो उसके बाद लोग इमेजिन करते हैं कि वो लोग बैठ के डिस्कशन किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते हैं, ये वर्क कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमको हंसल मेहता बोलते थे ये रहा सेट, जाओ परफॉर्म करो, हम करते थे, वो कैमरा लगाते शूट करते थे, वैसे किया है। लेकिन सारे डिपार्टमेंट, कैमरा, लाइट्स, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, एवरीबडी वाज वर्किंग विद देयर ऑल हार्ट, क्योंकि सबको चाहिए था कि कुछ जगह हंसल सर 30 साल 35 साल से लगे हुए हैं, प्रतीक 15 साल से, मैं 15 साल से, श्रेया इतने सालों से, राइटर्स जो है वो कितने सालों से। तो शायद सब ये चाहते थे कि हमारा कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए जिसको दुनिया याद रखे। वो शायद सबके दिल में वो थॉट था, इसलिए वो वर्क कर गया। बाकी कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा इसके। Thank you so much.